Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. ओके नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डेटा का सोर्स क्या होता है और डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, सो डेटा जो होती है इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं टू इंटरप्रेट एंड टू हैव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अभी वो इंफॉर्मेशन तब तक हमारे पास नहीं आएगी, इंटरनेट ऑडियंस तक नहीं जाएगी जब तक हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो सपोज आपने आउटिंग की हो, आप पिकनिक पे गए हो, कहीं घूमने गए हो, तो आपने बहुत सारी पार्टी की, चिल आउट किया और अदर एक्टिविटीज की। ठीक है, घर या हॉस्टल आकर अगर आप उसको लोगों को बताना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को, अपने पीयर्स को या अपने रिलेटिव्स को, तो आप उसको प्रेजेंट करोगे। कैसे प्रेजेंट करोगे? यू कैन हैव फोटोज, आप उसका कोलर बना के फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि फीलिंग गुड और ये सब वो सब। ठीक है, जैसे कि लोग ट्विटर पे करते हैं, फेसबुक पे पहले ज़्यादा करते थे, अब कम करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हुआ। सिमिलरली मैंने बताया था कि मूवी में या वेब सीरीज में कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो है वो उनके पास स्क्रिप्ट होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स जो है उस स्क्रिप्ट के नोट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मूवी बनती है और मूवी को जो हम फाइनल प्रेजेंट करते हैं या फिर उसका ट्रेलर या टीजर देते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। ओके, सो हमने देखा था दो टाइप के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जो है वो नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल्स पे मेजर किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट होते हैं। इसके अलावा इंटरवल और रेशियो स्केल पे वो मेजर किए जाते हैं। ओके, ये हमने पिछले क्लास में जो है अच्छे से पढ़ा था। अब आप जब पिकनिक पर घूमने गए थे तो आप उसको फोटो या रील शेयर कर सकते हो, या फिर आप उसको टेक्स्ट से अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दो टाइप हो गए प्रेजेंटेशन के। जब आप कोलाज से प्रेजेंट करते हो, दैट इज विजुअल, आप ग्राफिकल या डायग्रामेटिक मेमोरी बनाने चाहते हो, तो डेटा जो है एक टाइप प्रेजेंटेशन का हुआ, ग्राफ या डायग्राम्स। दूसरा टेक्स्ट, या जब आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा देनी हो, देन इट इज टेबल। ठीक है, so there are two types by which we can represent the data, table and graphs, and third one is the numericals. जब हम मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन इनसे प्रेजेंट करते हैं, देन इट इज न्यूमेरिकल। गुड, आप टेबल से कर सकते हो, आप नंबर से कर सकते हो, या फिर आप टेबल से कर सकते हो, नंबर से कर सकते हो, या फिर आप ग्राफ से कर सकते हो। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट फीचर लॉस्ट नहीं होना चाहिए, और जो आप बताना चाहते हो, जो आपका इंटेंट है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सपोज आप चाहते हो कि आप घूमने गए और लोग आपके जो है फैशन को देखें, लोग जो आपके मेकअप को देखें, लोग जो आपके सीन्स को देखें वहाँ पे, तो तब आप वहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, तब आपको वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ या रील शेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आप चाहते हो कि लोग आपकी फीलिंग्स को समझें कि आपने कितना चिल किया, आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, उसका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशियो क्लिनिकल, इन ये सब क्या रेलिवेंस था। तो उसके लिए आप रील या फोटो से नहीं प्रेजेंट कर सकते, बिकॉज यू नीड प्रिसीजन इन योर प्रेजेंटेशन, देन टेबल या टेक्स्ट जो है वो बेटर होगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आपको मेथड चूज करना पड़ेगा। टेबल हम तब चूज करते हैं जब हमें प्रिसीजन चाहिए होता है। सपोज वी वांट टू कन्वे दैट मीन ऑफ समथिंग इज 2.48, हमें 2.48 ही कन्वे करना है, 2.45 नहीं, तब हम टेबल शो करेंगे। और अगर हमें लोगों को विजुअली अपीलिंग दिखाने के लिए प्रेजेंट करना है, लोगों को अच्छे समझ में आए, मास ऑडियंस तक जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ग्राफ करेंगे। ओके,
सो सिंपल एक टेबल ऐसी होती है, इस टेबल में ऊपर टेबल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इस टेबल का टाइटल, क्लियर टाइटल, जिसको पढ़ने पे सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या है। और टाइटल के एंड में जो है नंबर्स कितने हैं वो होना चाहिए। ठीक है। टेबल में जो ऐसे वर्टिकल सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम। इसमें 2 कॉलम है और इसको बोलते हैं रो। ठीक है। कॉलम जो उनका कॉलम हेडर होना चाहिए और जहाँ पे यूनिट की ज़रूरत हो वहाँ पे यूनिट होना चाहिए। इस टेबल में यूनिट नहीं है तो ये टेबल जो है अधूरी है। एन होना चाहिए, परसेंटेज भी होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज भी नहीं है इसमें। फिर रोज जो वो किसी एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे ये कंटिन्यूस डेटा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता था, देन इट इज़ फाइन। अगर ऑर्डिनल डेटा है तो ऑर्डर में होना चाहिए। ओके। इसके बाद में इसमें फुट नोट्स होने चाहिए कि आपने कोई WHO की कट ऑफ यूज की हो, या फिर आपने कोई एब्रीवेशन यूज किया हो, या फिर आपने कोई डेफिनेशन के तहत डेटा यूज किया हो, तो वो सब इसके टेबल के फुट नोट्स में होना चाहिए। इसमें फुट नोट्स नहीं है, बट बेटर टू हैव फुट नोट्स। फिर आपको ये जो क्लास इंटरवल है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इट मीन्स ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। आपके पास प्री डिफाइंड रूल होना चाहिए कि 139 आएगा तो यहाँ पर आएगा, 140 आएगा तो यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा क्लास इंटरवल बना दिया कि जिसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं हो कि कहाँ जाएगा। सपोज 159.5 हुआ तो देन इट विल गोज टू 160 to 169, बिकॉज ये जो सेल है वो 59 तक ही है। ओके, ये जो सेल है वो 59 तक ही है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। क्लास इंटरवल जो वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव मतलब आपका जो डेटा है वो सब क्लास इंटरवल में आना चाहिए। सपोज किसी का 210 फास्टिंग ग्लूकोज हो तो इसमें तो 210 आया नहीं, तो टेबल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो एक कैटेगरी 210 की भी होनी चाहिए थी। जहाँ तक हो सके क्लास इंटरवल सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 10-10 का क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकंड की फर्स्ट माइनस फर्स्ट की फर्स्ट, 130 माइनस 120 दैट इज 10। सो हियर क्लास इंटरवल इज 10। सो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल है एक वेरिएबल की। 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। सपोज ये मेल और फीमेल, ये 210 है तो इसमें से 70 मेल और बाकी के फीमेल होंगे तो उसको हम 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो इसको जो नंबर दिया गया है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम इसको, जैसे यहाँ पे 210 है तो अब तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 282 हो जाएगी। इनको ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट का करेंगे तो इसको इससे ऐड करके लिखेंगे, दैट इज 300। लास्ट में जो टोटल 300 या टोटल n के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। ये हुआ फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स प्रपोर्शन कितना है। ठीक है, प्रपोर्शन कितना है। तो 210 300 का कितना है 0.7, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0.7। 72 जो 300 का कितना प्रपोर्शन हुआ 0.24 एंड 6.06। सो दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सिमिलर टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रिलेटिव की निकालेंगे 0.7, 0.94 एंड 1.0। ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो टेबल जब हमें प्रिसीजन की जरूरत हो, ग्राफ जब हमें मास ऑडियंस तक पहुंचाना हो, ट्रेलर देना हो, विजुअल अपीलिंग बनाना हो, तब ग्राफ या डायग्राम प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, सो यूजुअली आपके पास बार डायग्राम होता है, पाई होता है, वेन होता है, पिक्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम के डेरिवेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन
और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व होते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, स्कैटर डायग्राम होता है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम होता है, बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट होता है, लाइन डायग्राम होता है, रडार डायग्राम होता है। ठीक है, ये जो सेट है ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए या कैटेगरिकल डेटा के लिए होता है, ये जो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है। लाइन डायग्राम जो है वो ट्रेंड के लिए होता है, रडार डायग्राम जो कंपैरिजन के लिए होता है, और कंपैरिजन जो है वो लाइन डायग्राम से भी कर सकते हैं जब हमारे पास दो लाइन हो। ठीक है, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बार डायग्राम। बार डायग्राम जो सबसे पहला क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है। ठीक है, ये जो बार होता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है। यहाँ पे जैसे मेल फीमेल, फीमेल 38, मेल जो हो 32, तो मेल और फीमेल इज क्वालिटेटिव डेटा, तो उसके लिए बार डायग्राम बनेगा। ये जो बार है इसकी जो हाइट है वो इसकी उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। जैसे फीमेल की 38 है तो ये बड़ा बार बना, मेल की 32 है तो ये छोटा बार बना। ये बार की जो विड्थ है ये सेम होगी, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी ले लो, सेम होगी। मेल फीमेल हो गया, या डिजीज नॉन डिजीज हो गया, या मॉडरेट सीवियर माइल्ड हो गया, ये जो है वो सेम होगी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दो बार के बीच में ये भी सेम होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर अपने को तीसरा बार बनाना हो, सपोज ट्रांसजेंडर का बनाना हो या थर्ड जेंडर का बनाना हो, तो उसका जो बार बनेगा उसके बीच में उतनी डिस्टेंस होगी जितनी ये डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, बार की हाइट है जो वो बार की हाइट जो फ्रीक्वेंसी से होती है। तो ये जो बार डायग्राम है इसमें हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी की कोरोस्पोंडिंग होती है, विड्थ जो है वो उसकी सबकी बराबर होगी, और उसके बीच में जो जगह है, दो बार के बीच में जो जगह है वो कांस्टेंट होगी। तो जो हमने पीछे डायग्राम देखा था बार जिसमें मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर ऐसे है, दैट इज सिंपल बार ग्राम, सिंपल बार चार्ट। उसमें एक ही वेरिएबल होता है, उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कंपाउंड बार जो है जब एक वेरिएबल की एक से ज़्यादा ग्रुप हो, यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही था, तो सपोज हमें मेल और फीमेल में कितने लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के हैं और कितने लोग सेकेंड ईयर एमबीबीएस के हैं ये कंपेयर करना हो, तो हम जो डायग्राम बनाएंगे दैट इज कंपाउंड बार चार्ट। ठीक है, सपोज हमें मलेरिया की अलग अलग स्पीसीज में मेल और फीमेल भी देखना हो, तो मेल के लिए ब्लू, फीमेल के लिए रेड। तो इस टाइप के चार्ट को कंपाउंड चार्ट कहते हैं। इसमें कंपाउंड चार्ट के बाद में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, इनकी हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी करती है, और वो दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बार जो है वो आपस में मिल सकते हैं, बट ये सेपरेट रहते हैं, जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने इनको मिला दिया है। बार डायग्राम की विशेषता ये होती है कि दो बार जो है वो कभी भी मिल नहीं सकते। ठीक है ना, जब आप बार में जाते हो चिल करने, वहां आप मिलते हो, एक दूसरे के गले मिलते हो। ठीक है, बट ये वाला बार जो है जस्ट उसका उल्टा होता है, यहाँ पर आप जो वो मिल नहीं सकते। ठीक है, पहला हमने पढ़ा बार, सिंपल बार, दूसरा कंपाउंड बार, और तीसरा होता है कंपोनेंट बार। कंपोनेंट बार होता है जब आपको दो पॉपुलेशन या दो ग्रुप को कंपेयर करना हो। ठीक है, तो उसमें जितने भी लोग हैं उनको आप 100% बनाते हो। ठीक है, 100% बनाते हो, फिर उसमें देखते हो कि उसमें से ए कैटेगरी के लोग कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं। ऐसे दूसरे ग्रुप में ए कैटेगरी के लोग कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं।
इसमें आपको दो पॉपुलेशन दी है, एक पुअर कम्युनिटी, एक रिच कम्युनिटी। इसमें से आपको देखना है कि कितने % लोग फैट खाते हैं, कितने % लोग प्रोटीन और कितने % जो है कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, तो पुअर में जो है 80% कैलोरी जो है वो फैट से आती है, 10% प्रोटीन से, 10% कार्बोहाइड्रेट से। वहीं पे रिच कम्युनिटी में 55% आती है, 30% जो है वो प्रोटीन से और 15% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो ये कंपेयर किया हमने। एक ही ग्रुप में जब हमें अलग अलग कैटेगरी में कंपेयर करना हो, सपोज आपके 2 MBBS के बैच है, उसमें से आपको देखना हो कि सिटी ए से कितने लोग हैं, सिटी बी से कितने लोग हैं और सिटी डी से कितने लोग हैं। सिटी ए से कितने लोग हैं, बी से कितने हैं, डी से कितने हैं और सी से कितने हैं। तो हम कंपोनेंट बार चार्ट बनाएंगे। बार क्यों बनाएंगे? क्योंकि कैटेगरिकल वेरिएबल है। और कंपोनेंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसके अंदर हमें कंपोनेंट बनाकर कंपेयर करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाने हैं। जब एक ही बार के अंदर कंपोनेंट्स बने देन इट इज कंपोनेंट बार चार्ट। इसको कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स बार चार्ट भी कहते हैं और कभी कभी हम इसको स्टैक्ड बार चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, फिर जब ग्रुप बन जाए तो उसको कंपाउंड कहते हैं। तो उसमें कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड मीन्स जुड़ना, जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो 2 बार जुड़ जाते हैं। और कंपोनेंट मीन्स जब एक ही बार में कंपोनेंट बन जाए देन इट इज कंपोनेंट। गॉट इट? सो ये था बार चार्ट। बार चार्ट में 2 बार आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन जब ये बार मिल जाए तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टो मीन्स टिश्यू। टिश्यू जैसे आपस में मिले हुए होते हैं, तो वैसे ही हिस्टोग्राम जो आपस में मिले हुए होते हैं, बार जो है वो अलग अलग होते हैं। हिस्टोग्राम जो क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा के लिए होता है। एक्स एक्सिस पे हम इसमें क्लास इंटरवल बनाते हैं और वाई एक्सिस पे जो है हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये जो है ये इसको फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। ये जो है हिस्टोग्राम है। पहले तो हम देखेंगे कि ये क्या, ये कंटिन्यूस डेटा है, ग्रेड्स ऑन द क्विज। ठीक है, मार्क्स, क्विज के मार्क्स हैं, तो ये कंटिन्यूस है। इसके बाद में इसको हमने ये बना दिया। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये आइडियली सेम होनी चाहिए, और इसकी जो हाइट है और ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और ये जो हाइट है ये उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है अगर क्लास इंटरवल सेम है। किसी कारण से अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो फिर हमें हाइट जो है उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वैसे तो इसके एरिया से रिप्रेजेंट होती है। सपोज इसका 15 है, नंबर यहाँ 15 है, तो इसका जो एरिया होगा वो 15 इंटू 10 150 होगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का 10 टाइम्स जो है वो इसका एरिया होना चाहिए। जितना क्लास इंटरवल हुआ, जितनी फ्रीक्वेंसी हुआ, उसका क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई करेंगे उतना उसका एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे सबकी क्लास इंटरवल जो है वो 10 है, 10 है, 10 है। तो इसमें सबका जो है मल्टीप्लाइड बाई 10 जो है वो एरिया होना चाहिए। अगर 100 से 130 में 30 लोग होते तो हम इसको आगे से कैसे एक्सपांड करते? 110, 120, 130। ठीक है, तो 30 यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऐसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ऐसे बनने पे इसका एरिया जो है वो 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। जबकि एरिया होना चाहिए था 30 इंटू क्लास इंटरवल इसमें 10 है तो
300। एरिया जो 300 होना चाहिए था क्योंकि क्लास इंटरवल 10 है सबकी, जबकि यहाँ पे 900 बन जाता है, तो ये जो है वो गलत हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो 30 है वो 100 to 130 तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सब में 10-10 मान के हम इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बनाएंगे तो अब इसका ये 10, ये 30, 10 into 30 is 300, दैट इज द एरिया। तो हिस्टोग्राम अगर क्लास इंटरवल से हम नहीं होता है किसी एक क्लास का, तो उसको इस प्रकार से बनाते हैं। ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल लेंगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। वाई एक्सिस पे हम जो है 2, 4, 6, 8 ऐसे लेंगे, ओके। सो 0 to 40 में 8 है, 0 to 40 को छोड़ते हैं। 40 to 50 में जो है वो 6 है, 40 to 50 में जो है वो 6 है, ओके। 50 to 60 में 8 है, 50 to 60 में 8 है। 60 to 70 में 4 है, 60 to 70 में 4 है। अब 70 to 100 में 3 है, 70 to 100 में 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1, 2, 3 क्लास इंटरवल होगी, उन तीनों का मिला के 3 है, तो पर में कितना आएगा 1। तो हम इसको एक क्लास इंटरवल के लिए 1 लेके और अज्यूम करके कि बराबर है तीनों में बना देंगे। तो एरिया हो गया ना, एरिया 1 into 30 हो गया एरिया, ठीक है। 3 टाइम्स होने चाहिए था, तो 30 हो गया। यहाँ पे एरिया कितना है 4 into 10, 40 हो गया, 10 टाइम्स होना चाहिए था। नाउ 0 to 40 is 8, 0 to 40 is 8। तो यहाँ पे आपको 4 क्लास इंटरवल में 8 है, तो एक क्लास इंटरवल में कितना होगा, अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा गॉट इट। सो आपको एरिया का ध्यान रखना है। हिस्टोग्राम बहुत सिंपल होता है, उसका थोड़ा सा वेरिएंट जो है वो ये हो सकता है। आपने पॉपुलेशन पिरामिड्स पढ़े होंगे, आपने एपिडेमिक कर्व पढ़ा होगा, आपने पॉइंट सोर्स या फिर प्रोपोगेटेड या फिर कॉमन सोर्स, ये सब एपिडेमियोलॉजी में कब पढ़े होंगे, वो सब हिस्टोग्राम है, वो सब हिस्टोग्राम है, ठीक है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब जो है वो हिस्टोग्राम है, ओके। सो हमने जब हिस्टोग्राम बना लिया, ये हमारा हिस्टोग्राम है, इसके जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, 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 इन सब मिड पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक पॉलीगॉन बन जाता है। पॉलीगॉन मीन्स जिसके बहुत सारे एंगल हों, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसी मिड पॉइंट को स्मूथ हैंड से, फ्री हैंड से एक कर्व बना देते हैं, बिना पेन उठाए हुए, फ्री हैंड से, तो कर्व बन जाता है और उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी कर्व, ओके। सो नेक्स्ट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।
तो हमने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कर्व जो है वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से नहीं बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं? पिछले वाले में जोड़ते हुए 2, 6, 12 ऐसे। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतना था, उसके बाद में बढ़ता गया, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बढ़ता जाता है तो ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, लास्ट में सभी आ गए यहाँ पे। तो ये क्या बता सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर कितने हैं, इस पॉइंट के नीचे कितने हैं। ये बता सकता है ना कि 160 से नीचे डायबिटीज, 160 से नीचे ब्लड ग्लूकोज कितने लोगों का है और 160 से ऊपर कितने लोगों का है। सो ये है, इसका हमें अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना हो तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2, 7, 19, 50, ओके 50 होगा ना। 50 के बाद में 89, 99 एंड 103, गॉट इट। उसके बाद में हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके। 60 to 70 में हमारे पास 2 हैं, 70 to 80 में हमारे पास 7 हो गए हैं, इसको देख के बनाना है, ठीक है। 7 हो गए हैं, फिर 80 to 90 में हमारे पास 19 हो गए हैं, फिर 19 to 100 में हमारे पास 50 हो गए हैं, फिर 100 to 110 में हमारे पास 89 हो गए हैं, 89 के बाद में अगले क्लास इंटरवल में हमारे पास 99 हो गए हैं और उसके बाद में 103 हो गए हैं, ओके। अब इनके मिड पॉइंट को टच करते हुए अगर हम कोई कर्व बना दें, इनके मिड पॉइंट को टच करते हुए अगर हम कोई कर्व बना दें तो ये रेड वाला कर्व बनेगा। उस रेड कर्व को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और जिसको हम ओजाइव कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजाइव कर्व भी बोलते हैं। ये क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में या पहले कितने लोग हैं। सपोज ये पूछा है कि इसने 100 से ऊपर कितने लोग हैं, 100 से ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है। तो 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने लोग हैं, इसके ऊपर आप टोटल 103 में से 50 जो है वो कर दो, तो 50 जो है वो घटा दो, तो 53 लोग जो है उससे ऊपर आएंगे, ठीक है। 53 लोग जो है वो उससे ऊपर है, गॉट इट। स्कैटर डायग्राम, नेक्स्ट स्कैटर डायग्राम हमने पहले देखा है। स्कैटर डायग्राम जो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। क्वांटिटेटिव, दोनों क्वांटिटेटिव, पहला भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दूसरा भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वाई एक्सिस पे भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ओके। ये क्यों बनाते हैं? दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए, ठीक है, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है या बढ़ता है, या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये डायग्राम है कैलोरी और वेट के बीच में, ठीक है। तो 1800 पे इतनी कैलोरी है, जो डेली एवरेज 1800 कैलोरी करते हैं उनका वेट 58 है, 1950 वालों का 60 है, और ऐसे करके 90 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको वेरिएबल जो होते हैं कैरेक्टर की तरह होते हैं, तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, कैलोरी और वेट। तो दो वेरिएबल हैं, कैलोरी और वेट, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो डिपेंड करता हो, और इंडिपेंडेंट जिस पर डिपेंड करता हो, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो इसके बीच में जब हम स्कैटर डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? कैलोरी कंजप्शन, क्योंकि कैलोरी पे जो है वेट डिपेंड करता है, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वेट।
ओके, तो ऐसा आएगा। ये जो क्रॉस जो है दैट रिप्रेजेंट की 1950 पे जो है 60, 2600 पे जो है 75। तो ये जो डायग्राम है इसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं या स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हुए बीच में से एक लाइन बना दें तो उसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन। आगे हम रिग्रेशन पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। बेस्ट फिट लाइन या रिग्रेशन लाइन। सो ये स्कैटर प्लॉट हुआ जो कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखने के काम आता है। दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल होने चाहिए। अब आ गया लाइन डायग्राम। लाइन मीन्स लाइन बनती है, ऐसे लाइन बनती है, ठीक है। ये आपने क्रिकेट मैच में बहुत देखा होगा, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में, 15वें ओवर में, 20वें ओवर में। तो ये कि रन रेट पहले में कितनी थी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, बनता है ना। तो इसको ट्रेंड भी बोलते हैं, ट्रेंड बताने के काम आता है टाइम के साथ। और टाइम के साथ होता है ना, वैसे ईयर के साथ बनाने का काम आता है। ये लाइन डायग्राम होता है, ठीक। यहाँ पे लाइन डायग्राम दिया हुआ है लेप्रोसी केस के प्रिविलेंस और एनुअल केस डिटेक्शन रेट के लिए। तो इससे देख के हम बता सकते हैं कि पहले एनुअल केस डिटेक्शन रेट कम हुई, फिर जो है वो लगभग कांस्टेंट है, प्रिविलेंस भी ऐसे ही हुआ, फिर कांस्टेंट है। अब अगर आपको इसका लाइन डायग्राम बनाना हो तो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे जो है हमेशा वैल्यूज लेते हैं। तो इसकी इनकम जो है वो 10, 20, 30, 40, 60, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, ठीक है। तो 10, 20, 40, 35, 50, 60। तो इनको मिला देंगे तो ये लाइन बन जाएगी। वो हमें ट्रेंड बता रही है, इनकम की ट्रेंड बता रही है। अगर ऐसी दूसरी लाइन बन जाए किसी और की, सपोज उनकी कितनी सेविंग हो रही है उसकी, ऐसी लाइन बन जाए तो दो अपने आप में एक की प्लॉट पे दो लाइन डायग्राम हो गए, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि कंपेयर कर सकते हैं कि जो जो इनकम बढ़ रही है तो सेविंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो इनको कंपेयर करने में भी लाइन डायग्राम काम आता है। लाइन डायग्राम का मेन जो है वो ट्रेंड देखना होता है, और ट्रेंड में अगर हमें कंपेयर करना हो तो भी लाइन डायग्राम यूज करते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट किसके लिए बनाते हैं? क्वालिटेटिव डेटा के लिए। किसके लिए? क्वालिटेटिव डेटा के लिए, ठीक है। पाई चार्ट जो हो पिज़्ज़ा की तरह होता है, पिज़्ज़ा की तरह स्लाइसेस होती हैं। तो एक पिज़्ज़ा में आप कितनी स्लाइसेस बना सकते हो? 6, मैक्सिमम 6। उसके बाद बहुत छोटी छोटी बन जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैटेगरी 2 से 6 होनी चाहिए, क्योंकि एक ही होगी तो अपने आप में पूरा सर्किल हो जाएगा। 2 से 6 होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, इसका मतलब इसी सर्कल में पूरा आ जाना चाहिए। पूरा पिज्जा जो है इसमें ही आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ बाहर बच गया, ठीक है। तो हम पाइप बनाएंगे तो सारा डेटा इसी में आ जाना चाहिए, बाहर कुछ बचा हुआ नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कैटेगरीज, ठीक है। आपने एक स्लाइस बनाई, ये दूसरी बनाई, इससे बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। अगर बीच में कटी नहीं तो फिर वो कोई काम की नहीं है। तो ये दोनों होनी चाहिए। फिर इसका ये एंगल कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सपोज ये ब्लड ग्रुप है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। पहले हम देखेंगे क्या ये क्वालिटेटिव डेटा है। यस, ब्लड ग्रुप इज ए क्वालिटेटिव डेटा। क्या इसकी कैटेगरी 2 से 6 है? 4 है, ठीक है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसका ब्लड ग्रुप बी नहीं हो सकता, जिसका बी होगा उसका ए भी नहीं हो सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या एग्जॉस्टिव है?
तो देखना पड़ेगा कितने लोगों का पूछा, हमें 100 लोगों का पूछा है। क्या इसमें 100 लोग हैं? हाँ 100 लोग हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, 2 से 6 कैटेगरी भी है। तो इससे हम पाई बना सकते हैं। तो पहले हमें एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये वैल्यू जिसको स्मॉल एन बोलते हैं, टोटल में से कितनी है जिसको कैपिटल एन बोलते हैं, इनटू 360 डिग्री, ठीक है। तो 100 टोटल है, 100 ए ब्लड ग्रुप में 43 है, मल्टीप्लाइड बाई 360। तो पहले का जो है ए का एंगल है 145.8 डिग्री, बी का 133.2 डिग्री, ए बी का 50.4 डिग्री, ओ का 21.6 डिग्री। तो उसे पाई चार्ट बनेगा। दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्वालिटेटिव डेटा के लिए होती है, 2 से 6 कैटेगरी ही होनी चाहिए। पिक्टोग्राम मोस्टली न्यूज़पेपर्स में आता है, या एक रिपोर्ट को हम मास पब्लिक के लिए रिलीज करते हैं तब आता है। तो क्या बनाता है? रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किसी एक पिक्चर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज 1900 में 10 में से 2 लोग जो अर्बन एरियाज में रहते थे, जो 4 हो गए, और 2005 में जो है वो 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर बनाने के लिए करते हैं। या फिर जैसे आपकी क्लास 2021 बैच में हर 10 में से हर 10 में से 3 फीमेल हैं। 2022 में हर 10 में से 4 फीमेल हैं। 2024 में हर 10 में से 5 फीमेल हैं, ठीक है। तो कोई भी पिक्चर जो दूसरे को डिफरेंट करती हो, उस हिसाब से हम पिक्टोग्राम बना सकते हैं। यूजली साइंटिफिक लिटरेचर में इसका यूज नहीं होता। जनरल पब्लिक के लिए, मास पॉपुलेशन के लिए जो भी रिपोर्ट या जो भी फाइंडिंग हमें रिलीज करनी होती है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम पिक्टोग्राम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम एंड लीफ लोट। स्टेम एंड लीफ किस में होता है? ये स्टेम है, और इसकी जब ये लीफ निकलेंगी, ठीक है, ट्री हो गया। तो स्टेम एंड लीफ लोट इज लाइक ए ट्री। ये कब बनाते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। अगर हमें इस डेटा सेट का जो स्टेम एंड लीफ लोट बनाना हो, तो सबसे पहला स्टेप होगा, इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 5, 16, 17, 23, 26, 28, 34, 35, 35, 35, 35, 38, 39, then 47, 47, 47, 48, 54, 55 एंड 60, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब हम एक स्टेम बना लेंगे। उस स्टेम में जो टेंस रखते हैं, टेंस मीन्स ये यूनिट हुई, ये 10 हुआ, ये यूनिट हुई, ये 10 हुआ। टेंस रखते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब 0 पे कौन है? 5, 1, 6, 7, 2, 23, 26, 28, 3, 34, 35, 35, 35, 35, 4 बार, ओके। 38, 39, 4, 47, 47, 47, 48, 54, 55 एंड 60, ठीक है। तो ये जो है स्टेम एंड लीफ प्लॉट हो गया। स्टेम जो है, ये जो स्टेम है, इस पे हम टेंस रखते हैं, और लीफ जो है, ये लीफ जो बनी है, उस पे हम यूनिट्स रखते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमने क्यों बनाया?
इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है कि टेल्स पे कितने लोग हैं और सेंटर में कितने लोग हैं। और अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये आपका क्या बन गया? नॉर्मल कर्व। क्या बन गया? नॉर्मल कर्व, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये नॉर्मल कर्व बन गया। तो स्टेम एंड लीफ नोड जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, और ये जो है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है। ओके, तो इसके बाद में आता है रडार डायग्राम। क्या आता है? रडार डायग्राम। सपोज आपको दो लोगों ने प्रपोज किया, ए और बी, ठीक है। तब आप उसको चूज करना है कि क्या होगा, तो आप किस पैरामीटर पे चूज करते हो? ओके, सबसे पहला लुक, उसमें हाइट, वेट, फेस कट सब आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी कहो बट इसी पे करते हो। तो आपने स्कोर करने की कोशिश की, ए का स्कोर उसमें 8 है, बी का 9 है। दूसरा इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, उसमें आपका ट्रस्ट आ गया, ऑनेस्टी आ गई। तो ए का उसमें 9 है, बी का 7 है। थर्ड आपने देखा, आप देखना चाहते हो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में ए 6, बी 8। फिर आप देखना चाहते हो, ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं, सब लोग कास्ट सोशियो इकोनॉमिक कंपेटेबिलिटी देखना चाहते हो, जो कि ए की 8 है, बी की 9 है। और लास्ट में रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, बंदा रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता, बाउंड्रीज, ठीक है। 9, 7 अपने काम से मतलब रखे नहीं। ओके, तो आप किसको चूज करोगे? जब आप स्कोर को देखोगे तो दोनों का 40-40 है, तो ये तो मुश्किल हो गया। तो चलो, किसको किया जाना चाहिए उसका बनाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन मैंने लुक की बना दी, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये मैंने लुक की बना दी। तो लुक का ए जो है 8 पे आ रहा है, बी जो है वो 9 पे यहाँ आ रहा है। ओके, इंटीग्रिटी, ये मैंने इंटीग्रिटी के लिए बना दिया। ए जो है वो, बी जो है वो 7 पे आ रहा है, ए जो है वो 9 पे आ रहा है। ओके, कम्युनिकेशन, ये मैंने कम्युनिकेशन की बना दी। यहाँ कम्युनिकेशन ए जो है वो 6 पे आ रहा है, बी जो है वो 8 पे आ रहा है। ये मैंने सोशियो इकोनॉमिक कंपेटिबिलिटी की बना दी। ए जो है वो 8 पे आ रहा है, बी जो है वो 9 पे आ रहा है। ओके, और लास्ट में रेस्पेक्ट बाउंड्रीज वाली जो है वो मैंने बना दी। ए जो वो 9 पे आ रहा है और बी जो वो 7 पे आ रहा है, ठीक है। अब हम ए का मिला देते हैं, ए का लुक, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंपेटिबिलिटी, और फिर वापस लुक से। तो ये ए के लिए सब जगह से बन गया, ठीक है। हर पैरामीटर पे ए का एक डायग्राम बन गया। इसी डायग्राम को बोलते हैं रडार डायग्राम, स्पाइडर डायग्राम। क्या बोलते हैं? रडार डायग्राम। तो ये क्या बताता है? ये ए के बारे में ये बताता है कि ए का जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किंक है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा किंक है ना। बाकी सब में ठीक ठाक है, बट सोशियो इकोनॉमिक में भी थोड़ा सा कमज़ोर है और इसमें भी कर रहा है। तो अगर आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कम्युनिकेशन से, तो यू शुड गो विद गाई ए। बट आप क्यों जाओ जब आपके पास गाई बी हो? तो चलो गाई बी के बारे में भी हम देखते हैं।
तो बी का लुक, फिर बी का कम्युनिकेशन, फिर बी की सोशो इकोनॉमिक कास्ट कंपेटेबिलिटी, फिर बी की जो है रेस्पेक्ट बाउंड्रीज। तो बी का जो है ये ब्लू से बन रहा है, तो अब आप बी का भी देख सकते हो। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, आपके किस में आप कॉम्प्रोमाइज। रडार डायग्राम किस काम में आते हैं? रडार डायग्राम जो है वो, जिसको स्पाइडर डायग्राम भी बोलते हैं, ए वेरिएबल जो है ए की एक्सिस पे बताते हैं, तो इससे आपको कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। वो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकते हैं किसी एक ट्रेट की, ठीक है। सो एक्चुअल में रडार डायग्राम या स्पाइडर डायग्राम ऐसे होते हैं। पीएचसी और बी को कंपेयर किया गया है, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर पे। एएनसी विजिट्स, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, विप्स एडेरेंस, और जिंक, एचएमएस कॉम्पिटेंसी एंड फुल इम्यूनाइजेशन। ओके, सो रडार डायग्राम को कब यूज कर सकते हैं हम? रडार डायग्राम शुड बी यूज्ड जब हमारे पास 2 से 5 एंटाइटीज हो, ठीक है, स्केल कॉमन हो, ठीक है। अगर आपके पास 2 से 5 लड़के आ रहे हैं तो भी आप कंपेयर कर सकते हो, और एक ही स्केल पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किस एक को कर रहे हो कि उसका लुक अच्छा है या नहीं, दूसरे को कर रहे हो उसके पास पैसे है या नहीं। दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। स्केल कॉमन होनी चाहिए, एंटिटीज जो है वो 2 से 5 होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसको सिमेट्रिक कंपैरिजन करना चाहते हो कि कोई स्क्यूड है कहीं या नहीं है, किसी चीज़ में ज़्यादा है, किसी में स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, नहीं। कब नहीं कर सकते? जब ओवरलैपिंग हो रही हो, ठीक है। प्रिसाइज रैंकिंग मैटर कर रही हो, आपको कंपेयर नहीं करना हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है। प्रिसाइज कंपैरिजन करना हो तो बार चार्ट बेटर रहता है, ओके। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे मैंने बता दिया, जो एरिया जो है, ये एरिया बड़ा होगा इसका मतलब वो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। कहीं पे हम किंक आ रहा है, इसका मतलब उसमें जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर ये सिमेट्रिक हो तो ज़्यादा बेटर है, बट फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन से पैरामीटर पे अच्छा है बुरा चाहिए, उसके लिए हमें देख सकते हैं। फिर आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है वो, उसको चपाती डायग्राम भी बोलते हैं, चपाती की तरह होता है, ठीक है। अगर आपके पास ओवरलैपिंग हो कोई पैरामीटर और उसके बाद में आपको कंपेयर करना हो, तो वेन डायग्राम जो है वो काम का होता है। इट इज परफेक्ट टू नो ओवरलैप्स ऑफ रिस्क फैक्टर, टेस्ट पॉजिटिव बाय डिफरेंट मेथड्स और सिम्टम्स को ऑकरेंस, ठीक है। सपोज आप जो है वो 3 व्हाट्सएप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप ए, बी और सी, ठीक। इसमें से कुछ लोग जो है ए और बी दोनों में होंगे, कुछ लोग ए और सी में होंगे, कुछ लोग बी और सी में होंगे, और कुछ लोग जो है वो तीनों में होंगे। तो वेन डायग्राम्स बनाने से हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो तीनों में हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो ए और बी में, ऐसे कौन से लोग हैं जो ए और सी में, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे लोग हैं। इनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन अकेला है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज भी है हाइपरटेंशन के साथ, वो ये लोग हो गए, ठीक है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों है, ये लोग हो गए, ठीक है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज, सॉरी, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी दोनों है, वो ये लोग हो गए, ठीक है। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको तीनों हैं, वो ये लोग हो गए, ठीक है, ये वाले। तो ऐसा जगह अगर हमें देखना हो, ये सब फाइंड आउट करना हो कि कॉमन रिस्क फैक्टर कौन से हैं, कॉमन टू रिस्क फैक्टर कौन से हैं, सब कॉमन रिस्क फैक्टर कौन से हैं, तो उसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ओके। सो वेन डायग्राम कब यूज करते हैं? वेन डायग्राम जो है वो टू शो ओवरलैप्स अक्रॉस 2-3 सेट्स क्लियरली,
टू इंट्रोड्यूस इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉजिक। सपोज हमें ऐसे लोग लेने हैं जिनको हाइपरटेंशन तो है, जिनको डायबिटीज भी हो, लेकिन जिनको ओबेसिटी नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, जिसमें ओबेसिटी आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये नहीं लेंगे। और जिनको दोनों होने चाहिए, इसका मतलब ये लेंगे। ठीक है, इन तीनों में जो है वो आ रहा है ओबेसिटी, तो ये तीनों नहीं लेंगे, बट जिनको दोनों होने चाहिए वो ये बच गया, तो इस पोर्शन को लेंगे। गॉट इट। सपोज हमें ऐसे लोग लेने हो जिनको डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों हो, बट हाइपरटेंशन नहीं हो, तो जहाँ जहाँ हाइपरटेंशन आ रहा है उसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हाइपरटेंशन आ रहा है, यहाँ पर हाइपरटेंशन आ रहा है, यहाँ पर हाइपरटेंशन आ रहा है, यहाँ पर हाइपरटेंशन आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों हो, ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों जो है वो इस पोर्शन में है, और इस पोर्शन में से ये जो हम लेंगे नहीं, सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, दैट इज 15। ओके, ये कब यूज नहीं कर सकते, जब बहुत ज़्यादा सेट हो जाए तो मेसी हो जाएगा, उस टाइम में हमें टेबल यूज करनी चाहिए या अब सेट प्लॉट यूज करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। सभी जानते हैं ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स के दोनों तरफ अगर ये निकले हो, इनको हम विस्कर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, विस्कर बोलते हैं। ये बॉक्स के मिडल में जो चीज होती है दैट इज मीडियन। क्या होती है, मीडियन। बॉक्स के मिडल में जो चीज होती है दैट इज मीडियन। इस प्लॉट में मीडियन आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। किसके लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। ये जो है वो Q1, ये जो है वो Q3 थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट, और मीडियन को जो वो Q2 भी बोलते हैं। Q1 Q2 Q3 क्या होता है, ये हम मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ये जो होता है वो होता है 1.5 इंटू IQR। ये होता है 1.5 इंटू IQR, दोनों बराबर होते हैं 1.5 इंटू IQR। ओके, IQR क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। क्या होता है, Q3 माइनस Q1। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 IQR, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 IQR। तो ये कितना होगा, ये कहाँ पे होगा, ये होगा इसका Q1 माइनस 1.5 IQR। ओके, और ये होगा Q3 प्लस 1.5 IQR। ओके, और कोई डेटा अगर इनके सब के बाहर आता है, अगर यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो उसको बोलते हैं आउटलायर। क्या बोलते हैं, आउटलायर। ओके, सो बॉक्स प्लॉट जो समराइज करता है न्यूमेरिक वैल्यू को यूजिंग 5 नंबर समरी। Q1 होता है उसमें जो कि बॉटम ऑफ द बॉक्स, मीडियन होता है जो कि मिडल ऑफ द बॉक्स होता है, Q3 टॉप ऑफ द बॉक्स, विस्कर्स जो है वो 1.5 डिस्टेंस पे होते हैं, आउटलायर्स इनके बाहर जो होता है वो आउटलायर हो गया। अगर हमें इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना हो, 11 ANC फीमेल्स का हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें मीडियन देखना होगा। इसका मीडियन क्या आएगा, 10। तो ये हो गया Q2। अब नीचे और ऊपर दो डेटा सेट बन गए हैं। अब हमें नीचे वाले डेटा सेट का मीडियन लेना है। मीडियन मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में मिडल वैल्यू, तो इसका आएगा 8 और इसका आएगा 12। तो Q3 इज 12, Q1 इज 8। ठीक है, तो अब हमें चाहिए इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज कितनी होगी, Q3 माइनस Q1 दैट इज
12 माइनस 8 4 और 1.5 IQR कितना होगा 1.5 इंटू 4 दैट इज 6। अब हम बनाएंगे तो ये हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। Q2 जो है वो मिडल में होगा दैट इज 10। ये मिडल में भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो मीडियन जो है वो Q2 जो है वो बीच में आएगा, ओके। ये जो है नीचे वाला क्या होगा, बॉक्स का नीचे वाला पार्ट Q1 दैट इज 8। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा Q3 दैट इज 12, ओके। अपर विस्कर कहाँ तक जाएगा, विस्कर की कितनी लेंथ होगी 1.5 इंटू IQR, तो अब ऊपर वाला 6 है ये, ठीक है ना, तो ये 6 तक जाएगा यहाँ तक, और नीचे भी 6 तक जाएगा, ओके। तो ये 6 तक गया तो कितना हो गया ऊपर, ये 18 और ये 2, ठीक है। अब ये जो भी डेटा सेट है उसको उस पर बना देते हैं। 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 9 जो है वो यहाँ आएगा। 2 और 18 से बियॉन्ड कोई नहीं है, इसलिए इसमें आउटलायर कोई नहीं है। सो दिस इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसको कब यूज करते हैं, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ना, ये मीडियन बता रहा है, ठीक है। तो मीडियन ऊपर होगा या नीचे होगा, अगर मीडियम बीच में तो सिमेट्रिकल हो गया, ऊपर नीचे होगा तो राइट या लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो और दो के बीच में कंपेयर करना हो डिस्ट्रीब्यूशन, देन हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट यूज करते हैं। चूंकि ये मीडियन यूज करता है, और मीडियन हम आगे पढ़ेंगे कि मीडियन जो हो आउटलायर्स को कंसिडर करता है, मतलब आउटलायर से ये इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा। एन बहुत छोटा हो तब इसको यूज नहीं कर सकते, और जब हमें बहुत ही फाइन डिटेल चाहिए तब हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखने के काम करते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारे डायग्राम पढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन कैटेगरी कल वेरिएबल अगर हमसे पूछा हो और एक ही कैटेगरी हो तो हम सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी उनमें कंपेयर करना हो तो, अगर कंपोनेंट है तो कंपोनेंट बार डायग्राम जिसे स्टैक्ड कहते हैं, और कंपाउंड है तो कंपाउंड। कंटिन्यूस वेरिएबल है एक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो तो हिस्टोग्राम बनाएंगे या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाएंगे। हिस्टोग्राम जो वो प्रिसाइज होता है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्री देखने के काम आता है, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा ग्रुप में हो तो साइड बाय साइड हिस्टोग्राम बनाएंगे। ट्रेंड देखना हो तो लाइन डायग्राम बनाएंगे। कैटेगरीज हो और विजुअली अपीलिंग बनाना हो तो हम उसके लिए पाई डायग्राम बनाएंगे। रिलेशनशिप देखना हो तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप के लिए स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, स्कैटर डायग्राम बनाएंगे। सो हमने आज डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ा, कल डेटा पढ़ा था, अब डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ा। तो डेटा को जो है हम टेबल से प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को जो है हम ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल में जो प्रिसीजन होता है, ग्राफ जो विजुअली अपीलिंग होता है। इसके अलावा डेटा को जो है नंबर से प्रेजेंट करता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम नंबर्स पे जाएंगे। टिल देन बाय बाय।